तो हाय एवरीवन। आज का हमारा जो एनसीईआरटी सीरीज का चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज हम इस चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। और आज का जो हमारा चैप्टर है क्लास 12 का थर्ड चैप्टर है। तो आइए देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो जब एनसीईआरटी की हम बात करते हैं तो जब आप चैप्टर ऑन करोगे तो सबसे पहले जब चैप्टर आपका स्टार्ट होता है, जब फर्स्ट पेज जो स्टार्ट होता है तो आपने देखा होगा कि साइड में कुछ टॉपिक के नाम लिखे रहते हैं। तो एक बार देख लेते हैं टॉपिक में हमको पढ़ना क्या है। प्रॉब्लम पढ़ना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, स्ट्रेटजी पढ़ना है, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पढ़ना है इसमें। और इसके साथ साथ हमें बर्थ कंट्रोल पढ़ना है। फिर हमको मेडिकल ट्रांसमिशन पढ़ना है ऑफ प्रेगनेंसी। और हमको देखना है इसमें अगला जो टॉपिक देखना है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। और जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा ये हमारा होगा इनफर्टिलिटी पे। तो चलिए देख लेते हैं कि इस चैप्टर में आखिर दिया क्या है। जब इस चैप्टर स्टार्ट होता है तो कह रहा है यहाँ पे कि आपने ऑलरेडी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑलरेडी आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो कह रहा है कि अगर हम बात करें तो जो मेन पॉइंट अगर देखा जाए इंट्रोडक्शन में तो हमें क्या देखना होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है इस लाइन से। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कि इट हैज़ ब्रॉड proximity and include the emotional social expected of the reproduction also. Here according to the World Health Organization, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है WHO, कह रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकली, इमोशनल, बिहेवियर, सोशल। तो सबसे पहले बात है कि इसमें पूछा क्या गया था। तो पूछा गया था इस चैप्टर से, इस वाले टॉपिक से, कि आप ये बताइए कि हम किसको कहेंगे कि ये रिप्रोडक्टिवली, या एक तरह से देखा जाए तो ये हेल्थी पर्सन है। तो हेल्थी पर्सन हम तब तक किसी को नहीं बोल सकते हैं जब तक उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ना दिखाई दे हमें। फिजिकली फिट होनी चाहिए, सबसे पहली बात क्या है। हम तब तक उस इंसान को हेल्दी नहीं बोलेंगे जब तक ये ना पता चले वो फिजिकली कैसा है। अगर फिजिकली फिट है फिर हम दूसरा चीज़ क्या देखेंगे, इमोशनल वो कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, और वो सोशल मतलब लोगों के बीच में उसका रहन सहन कैसा है। अगर ये चार चीज़ें उसके अंदर अच्छी पाई जाएंगी तब हम उसको बोलेंगे कि ये हेल्दी पर्सन है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देगी तो हम बोलेंगे कि ये हेल्दी पर्सन नहीं है। और ये बात बोला किसने था, WHO ने। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो आगे देखते हैं। तो अपना पहला ही टॉपिक स्टार्ट होता है इसमें प्रॉब्लम और स्ट्रेटजी वाला। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं तो कह रहा है कि इंडिया वाज द amongst the first country in the world initiate the action planning program of the national level to attain the total reproductive health social goal. This program is called family plan। देखो इंडिया सबसे पहले वो देश बना जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया। और ये कब लागू किया अपने यहाँ, 1951 में। और इसके बाद से देखा जाए तो फिर इसने क्या किया, इम्प्रूव द प्रोग्राम्स कवरिंग द वाइडर। और ये प्रोग्राम जब चलाया तो ये नहीं एक छोटे लेवल पे चलाया, पूरे कंट्री के अंदर चलाया। मतलब कहने का मतलब इंडिया के हर एक कोने में चलाया। और इंडिया वो पहला, देखना यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री
इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में पहली वो कंट्री था इंडिया जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अपने देश में लागू किया। और कब लागू किया? तो 1951 में। अब बात करते हैं आगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फैमिली प्लानिंग कब लागू हुआ था इंडिया में। तो शुरुआत कब किया गया था? 1951 में। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग लाया? तो इंडिया ही था। अब बात करते हैं आगे इसी में। तो कह रहा है कि रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया करंटली ऑफ द ऑपरेशन अंडर द पॉपुलेशन नेम, पॉपुलर नेम। कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? RCH। आर मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव, सी मतलब क्या होता है? चाइल्ड, और एच मतलब क्या होता है? हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एक एरियाज करंटली इन द ऑपरेशन अंडर द पॉपुलेशन, और ये प्रोग्राम का नाम क्या था? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। कह रहा है कि ये क्यों लाया गया? क्योंकि उस टाइम जो हमारी इंडिया जब आज़ाद हुआ था उस टाइम इतनी हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं था। क्योंकि उस टाइम जब कोई औरत बेबी को प्रोड्यूस करती थी, जब बच्चा देने के इतनी पाती थी, तो क्या होता था कि हमारे पास मेडिकल चीज़ें नहीं थी उतनी। जब मेडिकल चीज़ें नहीं थी तो क्या होता था? या तो माँ मर जाती थी या तो बच्चा मर जाता था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंडिया ने क्या चलाया? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम चलाया। इसमें जच्चा बच्चा दोनों को सुरक्षा की बात की गई। फिर आगे बात करते हैं। कह रहा कि क्रिएटिंग द अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपुल वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेक्ट टू द प्रोवाइडिंग फैसिलिटी सपोर्ट बिल्डअप ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी एंड मेजर टास्क अंडर द प्रोग्राम। कह रहा है इस प्रोग्राम के अंदर क्या था, मतलब RCH प्रोग्राम के अंदर क्या था? तो इसमें सबसे पहले क्या था? रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ही लेके था, लेकिन इसमें क्या था? फैसिलिटी को लेके था कि जो माँ बेबी को डेवलप कर रही है या बेबी बाहर आने वाला था या उसके पेट के अंदर बेबी पल रहा था, तो सबसे पहले दिक्कत क्या थी कि उस टाइम मेडिकल फैसिलिटी उतनी बढ़िया नहीं थी। हमने क्या किया फिर? जो हमारी गवर्नमेंट थी इसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम चलाया, जिसमें उन्होंने क्या किया? सपोर्ट करने का काम किया। मतलब कैसे बच्चे का देख रेख करें, कैसे माँ का देख रेख करें, दोनों में किसी का हानि ना पहुंचे, इन सारी चीज़ों के लेके इसमें बात की गई। अब बात करते हैं इसमें कि विद द हेल्प ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेनिक टेक द वेरियस स्टेप क्रिएट द अवेयरनेस among the people about the reproduction related। कह रहा है कि ये सारी प्रोग्राम कैसे चलाई गई? तो ऑडियो के, मतलब माइक लगा के जैसे प्रचार होता है वैसे किया गया, न्यूज़पेपर के थ्रू किया गया। उसके बाद से जो गवर्नमेंटल नहीं भी चीज़ें थी उनके, मतलब जो प्राइवेट चीज़ें थी उनके थ्रू भी इनका प्रचार किया गया ताकि लोग अवेयरनेस हो जाए। उसके साथ साथ क्या बोला गया यहाँ पे देखो, पेरेंट एंड अदर्स क्लोज रिलेटिव टीचर friend and also has the major role in dissemination of the above information। कह रहा है कि RCH प्रोग्राम चलाया गया तो इसको प्रचार कैसे किया गया, या मान लो फैमिली प्लानिंग चलाई गई, नियम लागू हुआ तो उसको प्रचार कैसे किया गया? तो पहले तो ये देखिए कि कैसे कैसे किया गया। साउंड के माध्यम से, ऑडिबल, प्रिंटिंग मीडिया मतलब न्यूज़पेपर के माध्यम से या प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से। फिर उसके साथ साथ क्या किया गया? पेरेंट को जागरूक किया गया या उसके जो क्लोजली रिलेटिव थे उनसे जागरूक किया गया। टीचर के थ्रू इन चीज़ों को जागरूकता फैलाई गई। फ्रेंड के थ्रू ये चीज़ें की सारी चीज़ें क्या की गई? फैलाया गया ताकि जच्चा और बच्चा दोनों सेफ रह पाए और फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है इन सारी चीज़ों के बारे में। अब बात करता है इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। कह रहा है कि इसके साथ साथ और क्या किया गया? सेक्स एजुकेशन चलाया गया स्कूल के अंदर।
क्योंकि आपको भी मालूम है कि आज आप क्लास 12 में रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हो, क्लास 10 में भी पढ़ते हो। तो ये क्या किया गया, धीरे धीरे हमारे स्कूलों में लागू किया गया। क्योंकि पहले के लोग इसको क्या समझते थे, गलत समझते थे। अगर आप बात कर रहे हो इन चीज़ों को लेके, तो पहले के लोग कहते थे कि नहीं ये गलत चीज़ है, इसकी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन रियल में देखा जाए तो इसकी नॉलेज सबको होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो कैसे हम जानेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, कैसे होगा ये चीज़ें। तो इसको क्या किया गया, सेक्स एजुकेशन के नाम से स्कूल में भी चलाया गया। उसके बाद क्या बोला, प्रोवाइडिंग राइट इंफॉर्मेशन टू द यंग एंड discourage the children from the belief myth and have the misconception about the sex related aspect। कह रहा कि ये जब स्कूल में चलाया गया तो क्या हुआ, जितने भी मिथ मतलब जितने भी अफवाह चल रहे थे, इन सारे अफवाह से यंगस्टर जो थे उनको क्या किया गया, बाहर किया। मतलब उनको एजुकेट किया गया कि भाई आप जो समझते हो वो चीज़ें ऐसी नहीं हैं, इसके साथ ये चीज़ें ऐसी हैं, जो सत्य है उन चीज़ों की बताई गई। इसके बाद से कह रहा है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव आर्गन, और इसमें क्या बताया गया, प्रॉपर रिप्रोडक्शन आर्गन के बारे में बताया गया, पूरा डिटेल की क्या चीज़ें होती है कैसी होती है। फिर उसके बाद से बोला एडल्सेंस एंड रिलेटेड चेंज सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसके साथ साथ क्या बताया गया, एल्डेसनेस क्या होता है। इसके साथ साथ हमने रिलेटेड कुछ चेंजिंग बताई। फिर हमने बताया कि सेफ कैसे रहेगा। उसके बाद हमने हाइजेनिक सेक्सुअल प्रॉपर्टी की बात उसमें की गई। फिर उसके बाद से सेक्स के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जिसको हम एसटीडी के नाम से जानते हैं, इन चीज़ों के बारे में उनको अवेयरनेस दिया गया। एड्स के बारे में अवेयरनेस और एक्सेट्रा, बहुत सारी बीमारियों के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया गया और भी चीज़ें इनको बताई गई, ताकि लोग क्या हो सके, अवेयर हो सके कि कैसे हमको लाइफ सर्वाइव करनी है, कैसे हमको रिप्रोडक्टिव हेल्थ का फॉलो करना है। इन सारी चीज़ों की बात की गई। अब बात करता है वुड हेल्प पीपुल्स स्पेशली दोज द एडोसेंट एज ग्रुप टू द लीड रिप्रोडक्टिव हेल्थी लाइफ। फिर ये भी उसमें बताया गया कि कितने एज के बाद से आप अगर रिप्रोडक्शन करते हो तो आपकी लाइफ के लिए हेल्दी रहेगा। इन सारी चीज़ों, क्योंकि पहले क्या होता था, चाइल्ड मैरिज देखने के लिए मिलता था, छोटे छोटे बच्चों की ही शादी करा दी जाती थी। अभी 10 साल 12 साल की लड़की होती थी तब तक वो माँ बन जाती थी एक दो बच्चे की। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम घटनाएं घटती थी। इन चीज़ों को लेके सारी चीज़ों को अवेयरनेस फैलाए गए। फिर कह रहा है कि एडुकेटिंग पीपुल स्पेशली फर्टाइल कपल एंड दोज मैरिएबल एज द ग्रुप। इसके साथ साथ और क्या किया गया कि जो कपल है उनका एक एज सेट किया गया कि इस एज से लेके आप इस एज के बीच में ही शादी कर सकते हो। जिस कहने का मतलब कि जब तक अपने यहाँ इंडिया में क्या है, पहले 18 साल था किसी भी लड़की का शादी करने का, लेकिन अब क्या हुआ है, अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब 21 कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें नियम चलाई गई। फिर उसके बाद से ये भी बताया गया कि जो फटाई कवर होंगे अबाउट द अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन एंड केयर द pregnant mothers and post-natal care of the mother and child important breastfeeding equal to the opportunity of the male and female child etc। फिर इसमें ये भी बताया गया कि अगर एक मदर प्रेग्नेंट है तो उसका केयर कैसे करना है, उसके बच्चे का केयर कैसे करना है। पहले के टाइम में जब कोई मदर बेबी प्रोड्यूस करती थी तो लोग क्या करते थे, ब्रेड फीडिंग नहीं कराते थे, मतलब दूध नहीं पिलाते थे तुरंत। तो जैसा आपने गाय भैंस में देखा होगा कि जो फर्स्ट जो दूध होता है उसको लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ गाँव में बोलते हैं कि फेंसा फाड़ के या ऐसे चीज़ें करके लोग गाँव में यूज करते हैं। तो वो वाला मिल्क नहीं पिलाया जाता था बच्चों को, मतलब वुमेन में। तो इसको अवेयरनेस फैलाया गया कि भैया उसको फीडिंग कराइए। क्यों कराइए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़े हुए हैं कि उसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक होता सॉरी एंटीबॉडी होता है, जिसकी वजह से बेबी क्या करता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया फंगस जो भी इन्फेक्शन उस पर काज होने वाला रहता है उसे फाइट करने का काम करता है। तो ये चीज़ें बताई गई। फिर ये भी बताया गया कि ये ज़रूरी नहीं है कि केवल एक माँ ही अपने बच्चे का देख रेख करेगा, एक पिता भी अपने बच्चे का देख रेख कर सकता है। इक्वल चीज़ों के बारे में बताई गई और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताई गई। फिर कह रहा है वुड द एड्रेस द इम्पोर्टेंट
ऑफ द बेयरिंग ऑफ सोशलाइज्ड और कॉन्स्टिट्यूटली हेल्थी फैमिली एंड डिस्ट्राइज साइज। फिर ये भी बताया गया कि एक हेल्दी फैमिली कैसे रह सकता है। जैसे हम लोग फैमिली प्लानिंग में बात करें तो जो अपने यहाँ नया स्लोगन, नया का बहुत पुराना स्लोगन है, हम दो हमारे दो। ये आपने स्लोगन सुना होगा। उसके बाद से आपने ये भी स्लोगन सुना होगा फैमिली, ये सब फैमिली प्रोग्राम में ही ये चीज़ें इंक्लूडेड। फिर आपने ये भी सुना होगा छोटा फैमिली सुखी फैमिली। ये सारी हमारे इंडिया में कई बार अवेयरनेस में, मतलब फैमिली प्लानिंग के रूप में ये चीज़ों को चलाया जा चुका है। फिर बात करते हैं द इम्पोर्टेंट ऑफ द बियरिंग ऑफ द सोशल कंस्टिट्यूशनल हेल्दी फैमिली इन द साइज हो गया। अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम ड्यू टू द अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। और ये अवेयरनेस क्यों फैलाया गया? क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? पॉपुलेशन ग्रोथ का। क्योंकि जिस टाइम इंडिया आज़ाद हुआ था अपने यहाँ उतना खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, बहुत सारी दिक्कतें थी अपने इंडिया में। तो देखा गया कि पॉपुलेशन बहुत तेज ग्रोथ कर रहा है और हमारे पास ये चीज़ें सोर्स क्या है, बहुत कम है। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताई गई। फिर कह रहा है कि सोशल एवेंट्स लाइक द सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम। और इससे क्या हुआ कि जब हमने ये सब अवेयरनेस फैलाई तो इसमें से क्या हुआ कि जो पहले क्राइम होते थे सेक्स रिलेटेड या एब्यूज होते थे, ये सारी चीज़ें घटे। ये सारी चीज़ें बढ़े नहीं बल्कि घटे। लोग इस पे ज़्यादा आकर्षित ना रहे। नीड द क्रिएट ऑफ द इनेबल्स पीपुल थिंक टेक द नेसेसरी स्टेप प्रिवेंट द अर्ली बिल्ड ऑफ द सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। और इन सारी चीज़ों को लेके क्या देखा गया कि लोगों ने धीरे धीरे इस स्टेप को उठाया और धीरे धीरे अपने लाइफ में परिवर्तन किया और एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण हो पाया। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले देखो, इतना कहानी बहुत है, अगर देखा जाए तो एक एक लाइन देखने में तो बहुत कहानी है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे इसको लाइन बाय लाइन। भले हमको 2 लेक्चर लेना पड़ेगा, लेंगे, बट इसको पूरे आराम से देखेंगे डिटेल में, क्योंकि नीट में सारे क्वेश्चन ही पूछे जा चुके हैं। अब यहाँ पे बात करता है सक्सेसफुल implementation of the various action plan and attain the reproductive health required strong infertility facility and professional expertise in mental support. This is essential provide the medical essential cap of the people's reproduction related problem, pregnancy and delivery, STD, abortion and conceptions, menstrual problem। कह रहे कि इन सारी चीज़ों की अगर बात किया जाए तो कह रहे कि सबसे बड़ा ये जरूरी क्यों था जानना, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी उतना प्रोवाइड नहीं था। फिर कह रहे कि हमने क्या किया, सपोर्ट किया हर एक एंगल से। फिर कह रहे कि इसमें हमने क्या देखा, तो यहाँ पे बोला है कि दीज आर द एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल्स असिस्टेंस। कह रहा है कि हमने क्या किया, मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया, जिसमें हमने ये भी बताया कि रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम क्या थे, प्रेगनेंसी का। फिर हमने देखा था डिलीवरी का, अगर मदर, जब डिलीवरी वाले केसेस रहते थे तो या तो मदर की जान चली जाती थी या तो बच्चे का या तो दोनों का, ये बहुत सारे केसेस थे, इनको हमने ठीक किया। फिर उसके बाद हमने STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ना फैले, इसको रोकने के लिए हमने काम किया। फिर इसके बाद से एबॉर्शन, एबॉर्शन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, इस पर हमने ध्यान दिया, इसको सही किया, मतलब सारी गवर्नमेंट ने किया। फिर हमने देखा कंसेप्शन, मतलब क्या कंसेप्ट है लोगों का लेके, विचारधारा क्या है, इस पे हमने ध्यान दिया। फिर उसके बाद से मैच्योर प्रॉब्लम, जो औरतों के अंदर MC होता है, मैच्योर साइकिल, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आती थी, इन सारी चीज़ों पे लेकर हमने बात की। अब बात करते हैं और एक और किस पे, इनफर्टिलिटी एक्सेट्रा। और बहुत सारे ऐसे भी कपल थे जिनके बेबी नहीं प्रोड्यूस होते थे, और मतलब बेबी नहीं प्रोड्यूस कर पाते थे, उनको हम क्या बोलते हैं, इनफर्टाइल कपल बोलते हैं। इन सारी प्रॉब्लमों को हमने देखा और इस पे लोगों को जागरूक किया कि कैसे क्या करना है। अब बात कर रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बेटर टेक्निक एंड न्यू स्ट्रेटजी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड आल्सो रिक्वायर्ड द प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड एसोसिएट द पीपल। कह रहा है कि हमने टाइम टू टाइम धीरे धीरे अपनी टेक्निक को बढ़ाया और हमने इन सारे बीमारियों पे या सारे प्रॉब्लम को ठीक कर पाए। अब इसमें एक बात बोली गई है, स्ट्रिक्टली बैन, बोला गया कि एक टेस्ट था जिसको इंडिया में क्लियरली बैन किया गया है,
जो बहुत टॉप पे चला था। ये आया था डिजीज को पता करने के लिए, लेकिन लोग इसका मिस यूज करने लगे और क्या करते थे, मदर के हम्प का टेस्ट कराते थे और सेक्स डिटर्मिनेशन करा लेते थे कि जो बच्चा पैदा होने वाला है वो क्या है, मेल है कि फीमेल है। अगर फीमेल रहता तो उसको क्या करते थे, एबॉर्शन करा देते थे। और मेल अगर कोई बॉय रहता था, बेबी बॉय है, तो उसको रखते थे। ये सारी प्रॉब्लम थी और इसी टेस्ट को हम क्या बोलते थे, एमनियोसेसिस बोलते थे। और इस टेस्ट को क्लियरली इंडिया में बैन किया गया क्योंकि इससे बहुत सारा ज़्यादा प्रभाव पड़ा हमारे इन्वायरमेंट पे। अब बात करते हैं सम प्रोग्राम डेट मेरिट national in this concession in the amniosis some of the amniotic fluid। कह रहा है कि ये जो हम टेस्ट करते थे इसमें हम क्या लेते थे, एमनियोटिक फ्लूइड लेते थे ऑफ द डेवलपिंग फीटस, जो फीटस जिसमें पल रहा होता है, और हम उस फीटल सेल को डिसॉल्व करके सब्सटेंस से पता करते थे कि वो मेल है कि फीमेल है। और उससे पता करके लोग क्या करते थे, अगर फीमेल रहता तो मालूम है ना, बहुत सारा स्लोगन चलाया गया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत सारे स्लोगन आपने देखा होगा जगह जगह पे। तो ये सारी चीज़ें इसी को लेके की गई थी क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा था, मेल रेट ज़्यादा बढ़ रहा था, मतलब मेल की जनसंख्या ज़्यादा हो रही थी और फीमेल की जनसंख्या कम हो रही थी, रेशियो जो हम लोग पढ़े हैं। फिर कह रहा है कि दिस प्रोड्यूस ऑफ द यूज टेस्ट ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। लेकिन ये देखो गवर्नमेंट ने इसको लाया था, इस टेक्निक को यूज किया गया था ताकि फीटस के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो चेक किया जा सके। जैसे कौन सा प्रॉब्लम, जेनेटिक डिसऑर्डर, मान लो अगर पैदा ही हो और अपाइज हो, लुल्हा हो या आँख का अंधा हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या किया जाए, उसको क्या मतलब है पैदा करके कि फिर वो समाज में आएगा, फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ों के लिए किया गया था। फिर एक डाउन सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा जेनेटिक में, ये प्रॉब्लम हो तो बच्चे को एबॉर्शन कराया जा सकता है। हीमोफीलिया का प्रॉब्लम हो या सिकल सेल या एनीमिया का प्रॉब्लम हो, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें थी, इनको ठीक करने के लिए और इन चीज़ों से बचने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था, मतलब ये टेक्निक खोज की गई थी एमनियोसेसिस। और इसमें क्या किया जाता था, तो एमनियोटिक फ्लूइड को लेके टेस्ट ट्यूब में और चेक किया जाता था कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर में कौन कौन सा, जैसे डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एक्सेट्रा। और इसको हम क्या कर सके, उस फीटस को सही कर पाए ताकि वो जब बाहर आए हमारे समाज के अंदर, जब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, तो उसको कोई प्रॉब्लम न हो, ऐसा ना फेस करना पड़े। लेकिन लोगों ने क्या किया, इसका गलत मिसयूज करना स्टार्ट किया, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया। फिर कह रहा है रिसर्च ऑफ द वेरियस of production related area in progress are the supported by the government and non-governmental engenic to the find out the new method and improve the upon exist ones। do you know the सहेली, कह रहा है कि आपको मालूम है कि सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत सारी आई और इसको बैन करना पड़ा, वो चीज़ें देख लिया। अब कह रहा है कि एक रिसर्च के माध्यम से एक टेबलेट बनाई गई, जो आपने देखा होगा बहुत प्रचार भी आता रहता है, सहेली करके। सहेली एक टेबलेट था जिसको मंथ में एक 21 टाइम तक लेना होता है। और इस टेबलेट को हम जब तक लेते हैं तब तक वो कपल, मतलब जब तक वो कपल लेता है तब तक वो कपल कितना भी सेक्सुअल कांटेक्ट बनाता है और उसमें मतलब प्रेगनेंसी नहीं होती फीमेल के अंदर। और जैसे 21 दिन होता है फिर मेचुर साइकिल स्टार्ट होने वाला होता है, सेकेंड मतलब 28 को आया तो 28 को आएगा, ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं। तो इस चीज़ों को क्या किया जाता है, फिर 21 दिन के बाद से उसको गोली को मतलब टैबलेट को रोक दिया जाता है। फिर उसके मेचुर साइकिल स्टार्ट होती है, फिर ब्लीडिंग पीरियड जब भी खत्म होता है फिर वो टैबलेट लेना स्टार्ट किया जाता है 28 डेज तक। ये सारी कहानियाँ हैं जो सहेली का, जो हमारे मालूम है कि सहेली रिसर्च किस रिसर्च सेंटर पे बनाया गया, तो ये भी हमको मालूम है, लखनऊ रिसर्च सेंटर आपने सुना होगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। देखो यहाँ, बाय द साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब CDRI के थ्रू बनाया गया था। ये कहाँ है, लखनऊ में है। सहेली एक टेबलेट है जो नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन से, मतलब कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है। उस टेबलेट को अगर कोई कपल लेता है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। और ये कहाँ बनाई गई थी ये टेबलेट, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, CDRI। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और फिर आगे बोलता है कि बेटर अवेयरनेस अबाउट द सेक्स रिलेटेड मैटर इंक्रीज द नंबर ऑफ medically associated delivery and better post the care leading the decrease the mental ability in infant of the mortality rate
and increase the number of couple and sell the family better detection and cause of STD and overall the increased medical facility of the all sex related problem etc. All the indicated improve reproडक्टिव हेल्थ ऑफ अ सोसाइटी। कह रहे कि जितना भी प्रॉब्लम हमने देखा था इन सारे प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं आज हमने बहुत हद तक खत्म कर लाए हैं और जिसके वजह से आज हम ये देख सकते हैं कि हमारे अगल बगल एक कैसा सोसाइटी है और कितना बढ़िया इन्वायरमेंट है। ये सारी चीज़ों को बहुत रिसर्च किया। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है मेन। अभी तक उसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछा गया जो मैंने सबका 1 बाय 1 करके समझा दिया है। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन स्टेबिलिटी एंड बर्थ कंट्रोल की। तो पॉपुलेशन स्टेबिलिटी कैसे पॉपुलेशन को रोका जाए या बर्थ कंट्रोल कैसे किया जाए। तो कह रहा है कि लास्ट कंट्री एंड ऑल अराउंड द डेवलपमेंट इन द वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंस इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ द पीपल इंक्रीज द देखो इंक्रीज द हेल्थ फैसिलिटी among the better living condition has the explosive important growth of the population। कह रहा है कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ और हमने अपने मेडिकल फैसिलिटी को सही कर लिए तो एक अचानक सा समझ लो कि ब्लास्ट हुआ इंडिया के अंदर, मतलब हमारे कंट्री के अंदर अचानक से हमारी पॉपुलेशन एक बाइक से इतनी ग्रोथ कर गई, मतलब तुरंत बढ़ने लगा, रुक ही नहीं रहा था। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यही बात लिखा गया जब हमने अपने मेडिकल हेल्थ सेंटर हमारे पास हो गए, जब हम मेडिकल फील्ड में आगे निकल गए तो अब क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, हम बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर पाए जिसकी वजह से ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होने लगा। फिर कह रहे हैं कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच अराउंड 2 बिलियन एंड 2000 मिलियन, जिसका 2 बिलियन का अगर मिलियन में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होगा 2000 मिलियन। कह रहा है इन 19 की बात कर रहा है, रॉकेट जैसा एक बाइक जनसंख्या में बढ़ोतरी आई, एक बाइक 2 बिलियन से कितना हो गया 6 बिलियन। अब अंदाजा लगा सकते हो कितना एक बाइक ग्रोथ हुआ। जब इंडिया आज़ाद नहीं थे, मतलब जब देश पूरे देश की बात किया, यहाँ पे द वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात किया तो पूरे वर्ल्ड में कितना था 2 बिलियन था, यानी मिलियन कितना हुआ 2000 मिलियन। ये 1900 की बात कर रहा है। अब बाइक क्या हुआ, एक बाइक भूचाल आया समझ लो एक तरीके से कि 6 बिलियन पहुंच गया बाई द 2000, मतलब 1900 से लेके 2000 के बीच में एक बाइक इतना ग्रोथ हुआ। और फिर कह रहा है बाई द 2000 एंड 7.2 बिलियन इन 2011। अब कह रहा है कि 7.2 बिलियन कब हो गया 2011 में। तो याद रखिएगा 2000 में कितना हुआ 6 बिलियन और 2011 में कितना चला गया 7.2 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ेगी। फिर कह रहे थे सिमिलर ट्रेड टू द ऑब्जर्व इन इंडिया। कह रहा है कि अगर ये बात किया जाए तो सेम चीज़ें ये इंडिया में ऑब्जर्व किया जाए तो कह रहा है कि पॉपुलेशन का जो एक्सपेक्टेड रेट था 350 मिलियन था टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, जब हम लोग आज़ाद हुए थे तब। कह रहा है कि बिलियन मैक टू द 2000, जब 2000 क्रॉस हुआ तो कह रहा है 1.2 बिलियन हो गया 2011 में। सोचो कितना तेज बढ़ा, 350 मिलियन था जब हम आज़ाद हुए थे और 11 का डाटा आया तो कितना हुआ 1.2 बिलियन। समझ सकते हो कितना बड़ा ग्रोथ है पॉपुलेशन। फिर कह रहा है कि द रैपिड डिक्लाइन द डेथ रेट, और उसमें क्या हुआ कि लोग कम मर रहे थे, पैदा ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी थी। तो जो लोग बीमार पड़े थे उनको ठीक कर ले रहे थे और हम जो बच्चे मर भी रहे थे डिलीवरी के दौरान उनको भी हम बचा ले रहे थे। तो क्या हुआ, हमारी जनसंख्या रॉकेट जैसा बूम सा, जैसे एक ब्लास्ट समझ लो, ऐसा हुआ कि हमारी जनसंख्या इंक्रीज कर गई। अब कह रहे हैं कि मेंटल मोर्टलिटी रेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MMR, और बोल रहा है कि इन्फेंट मोर्टलिटी रेट IMR। कह रहा है वेल ऑफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल reproductible as are the probable reason this the our reproductive child health RCH प्रोग्राम। कह रहा है कि ये किसके थ्रू हुआ, तो ये हमने जो RCH प्रोग्राम चलाया, ये दोनों के थ्रू हमने क्या किया, मेंटल मोर्टलिटी रेट जो था MMR या हमारा IMR था, दोनों क्या कर गए इंक्रीज कर गए। जिसका ये सब हुआ कैसे, एक एज जो भी चीज़ें थी हमने पहले अभी पढ़ाया हूँ, इससे पीछे वाले ग्राफ में ये सारी चीज़ें कैसे हो पाई कि हमने अपने मेडिकल चीज़ों को सुधार पाया, जिसमें बोला भी है कि आवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। आजकल मालूम है कि हमारे जो गांव होंगे, आपके गांव में भी हॉस्पिटल देखने को मिलता होगा,
जच्चा बच्चा वाला जो हम लोग बोलते हैं, उसी वो किसके तहत चलता है, तो RCH प्रोग्राम के तहत चलता है। कह रहा है कि वी विल ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वाज द ओनली marginal according to the 2011 support of the population growth rate less than 2% and 20 upon 1000 year rate of in our population could increase the rapidly, and annual growth of the rate lead to the growth spirit springing program made of the area thereof गवर्नमेंट फेस ऑफ द सीरियस मेजर चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। कह रहा है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ, जब जनसंख्या बढ़ा तो प्रॉब्लम क्या है, फूड की, शेल्टर की और क्लॉथ की, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इस सारी चीज़ों को देखते हुए इंडिया में और भी सारे प्रोग्राम चलाए गए और इसको कंट्रोल किया गया। फिर भी आपको मालूम है कि आज इंडिया टॉप पे है पॉपुलेशन में, चाइना से भी आगे। अब बात करते हैं इसमें कुछ चीज़ों की। कह रहा है कि इसमें प्रोग्राम में क्या चलाया गया, तो प्रोग्राम में चलाया गया हम दो हमारे दो, अभी हम आपको बताएं। फिर इसमें और क्या बनाया गया, तो बताया गया कि शादी तब तक नहीं हो सकती है, गवर्नमेंट ने नियम लागू किया कि फीमेल का एज 18 साल हो और मेल का एज कितना हो, 21 ईयर हो, तब जाके शादी करनी है, नहीं तो शादी करेंगे तो जेल जाएंगे। बहुत सारे नियम बनाए गए, लेकिन अभी हमको मालूम है कि क्या है, ये 18 से 21 हो गया। लेकिन आप अगर नीट एग्जाम में पूछा जाता है तो आप 18 ईयर ही टिक करेंगे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में कोई चेंजिंग नहीं है। जो एनसीईआरटी में आज पढ़ा रहा हूँ आपको, ये भी 2024 और 25 वाली है, तो ये एकदम अपडेटेड एनसीईआरटी है। तो इसमें जब डाटा नहीं चेंज किया गया तो आपको भी कुछ ऐसा नहीं चेंज करना है। अगर ऑप्शन में 18 दिया गया तो 18 ही टिक करना है। कह रहा है कि कपल विद स्मॉल फैमिली, ये भी बताया गया कि अगर स्मॉल फैमिली रहेगा तो सुखी फैमिली रहेगी, मतलब छोटा परिवार सुखी परिवार। इन सारी चीज़ों को लेके बात की गई। फिर कह रहा है आइडिया कंसेप्ट टू द यूजली फ्रेंडली एंड इजली अवेलेबल। फिर कह रहा है कि इसके साथ साथ हमने कुछ कंट्रासेप्टिव भी मार्केट में चलाए जो क्या हो, फ्रेंडली हो और इजली अवेलेबल हो हर जगह, ताकि लोग इसको यूज कर पाए, और इफेक्टिव भी हो और रिलायबल भी हो, नो विथ नो आर लीड साइड इफेक्ट, और इसका कम से कम साइड इफेक्ट हो। बहुत सारी चीज़ हमने ऐसा चलाया, और आपके यहाँ आजकल नॉर्मल मार्केट में मिल जाता है, मेडिसिन से लेके प्रोटेक्शन हर चीज़ आपने देखा होगा, जो क्या है बहुत फ्रेंडली है, इजिली अवेलेबल भी होता है, इफेक्टिव भी होता है और रिवाइवल भी होता है, और उसका कोई भी साइड इफेक्ट उतना नहीं होता है। कह रहा है इट आल्सो शुड बी इन फ्रंट ऑफ द sexual drive and describe and the sexual act of the user wide range of the contraceptive and the primarily available which of the could breeding the group of the following category, namely of the natural transmitter and barrier, IUDs and oral contraceptive and injectable implant and surgical method। कह रहा है कि मार्केट में आजकल कितने प्रकार के हम लोग चीज़ें चला रहे हैं, मतलब दवाइयाँ मिल रही हैं या प्रोटेक्टिव चीज़ें मिल रही हैं। तो कह रहा है कितने प्रकार के और इनके नाम क्या है, तो एक आता है नेचुरल मेथड हमको पढ़ना है इसमें, एक आता है बैरियर मेथड ये पढ़ना है हमको, IUDs के बारे में पढ़ना है, ओरल कंट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ना है, इंजेक्टिबल के बारे में पढ़ना है, इम्प्लांट के बारे में पढ़ना है और सर्जिकल मेथड के बारे में पढ़ना है। तो नेचुरल मेथड कैसे, मतलब कब कपल सेक्सुअल कंटेक्ट बनाए, ये सारी चीज़ें ना प्रॉब्लम आए। या बैरियर मेथड में हम देखेंगे क्या होता है, बैरियर में वही कंडोम की बात करेगा। IUD की हम देखेंगे, IUD में जैसे हमारा कॉपर टी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेगा। ओरल में हमारे पिल्स की बात करेगा, इंजेक्टिबल में भी कैसे इंजेक्ट करना है बॉडी के अंदर इसकी बात करेगा, इम्प्लांट की बात करेगा और सर्जिकल मेथड की बात करता है। इतना समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं अब अपने पहले टॉपिक की। पहला हमारा आता है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड क्या होता है, कैसे इसको, एक मिनट सेलेक्ट कर लें। अब नेचुरल मेथड की बात करते हैं। पहले कह रहा है कि नेचुरल मेथड कैसे वर्क करता है, कह रहा है कि ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द अवॉइड ऑफ द चेंज ओवम एंड स्पर्म मीटिंग एंड पीरियडिक एब्सेंट is the one such method which of the couple avoid the obtained from the coitus 10 to 17 day menstrual cycle when the ovulation could the accepted। कह रहा है कि नेचुरल मेथड की अगर बात करें तो किसी फीमेल के अंदर जाहिर सी बात है मैच्योर साइकिल चलता है, तो मैच्योर साइकिल में बोल रहा है कि 10 से लेके
मतलब अगर मान लो 1 तारीख को मेच्योर साइकिल स्टार्ट हुआ है तो 10 तारीख से लेके 17 तारीख तक आपको कांटेक्ट नहीं करना है, उसके बाद से आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर इसके बीच में आप सेक्सुअल कांटेक्ट करते हो तो प्रेगनेंसी के ज़्यादा चांस रहेंगे। तो कह रहा है कब अवॉइड करना है, 10 से लेके 17 के, ये इन चीज़ों में। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में पूछा जा चुका है। फिर कह रहा है एज अ चांस फर्टिलाइजेशन इन द वेरी ड्यूरिंग ऑफ द पीरियड इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। कह रहे हैं 10 से लेके 17 जो टाइम होता है ये क्या होता है, वेरी हाईली ड्यूरेशन पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो फर्टाइल पीरियड के नाम से भी जानते हैं। कह रहा है फिर कह रहा है कि obtaining from the coitus during the period conception due to the prevent withdrawal in coitus interruptus and others method of the male partner withdraw the penis vagina before the ejaculation avoid the insemination। कह रहा है कि एक काम ये किया जा सकता है कि जब कपल आपस में सेक्सुअल कांटेक्ट बनाए तो जब उसका स्पर्म आने वाला हो, जब एजुकुलेट होने वाला हो तो क्या करे, उसको वेजाइना से बाहर एजुकुलेट कर दे, क्वाइटस के टाइम विड्रॉल कर दे, बाहर निकाल दे, तो प्रेगनेंसी के चांसेस 0 रहेंगे। फिर कह रहा अगला एक आता है लैक्टेशन एमनियोसिस। इसमें क्या होता है कि जब मदर डिलीवरी होता है मदर का तो उसमें जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसी को क्या बोलते हैं, लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं या लैक्टेशन एमनियोसिस बोलते हैं। कह रहा है कि अब्सेंस ऑफ मैच्योर साइकिल। कह रहा है कि जब वो किसी लेडी के अंदर किसी लेडी का डिलीवरी हुआ रहता है, जब वो अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है उस टाइम मैच्योर साइकिल नहीं चलता है उसके बॉडी में, तो उस टाइम अगर सेक्सुअल कंटेक्ट बनाते हैं तो प्रेगनेंसी का चांस 0 रहेगा। फिर कह रहा है कि मेथड बेस्ड ऑफ द फैक्ट ऑफ एवोल्यूशन इन देयरफॉर द साइकिल इज नॉट अकरिंग ड्यूरिंग द पीरियड initiate lactation following the lactation, therefore allowing the mother's breastfeeding child fully a chance of the conception of the almost nil। कह रहा है कि जिस टाइम मदर अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है उस टाइम मैच्योर साइकिल क्या होता है, नील होता है, मतलब उस टाइम नहीं चलता है, तो फर्टिलिटी रेट 0 होता है। क्योंकि जब मैच्योर साइकिल नहीं चलेगा तो एग नहीं रिलीज होगा, तो स्पर्म अगर जाता भी है तो एग जब रिलीज ही नहीं होगा तो कहाँ से प्रेगनेंसी होगी। ये सारी चीज़ें बोला है। तो ये कब से कब तक होता है, तो ये याद रखिएगा जिस दिन से बच्चा पैदा हुआ है, मतलब 1 मंथ से लेके 6 मंथ तक अप्रॉक्स होता है ये। इसके बाद से ये नियम लागू नहीं होता है। इसके बाद से अगर वो कपल सेक्सुअल कांटेक्ट बनाता है तो क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा रहता है। उसके बाद से कहते दिस मेथड हैज बीन द रिपोर्टेड ऑफ द इफेक्टिवली ओनली अप टू द मैक्सिमम पीरियड इन द 6 मंथ। वही बात है, कह रहा है कि कब तक आप इस मेथड को, मतलब ये मेथड कब तक यूज किया जा सकता है, तो बस 6 महीना। अगर वो बच्चा जब पैदा हुआ है उस औरत का, और जो 6 महीने तक जब तक हो जाता है तब तक का, बस 6 महीने तक का ही रहता है। उसके बाद से अगर वो कपल सेक्सुअल कांटेक्ट बनाता है तो प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा रहता है। फिर कह रहा है एज नो मेडिसिन एंड डिवाइस यूज टू दिस मेथड। कह रहा है कि इस मेथड में, मतलब लैक्टेशन पीरियड में, उसको कोई भी दवा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैच्योर साइकिल चलता ही नहीं है, तो प्रेग्नेंट नहीं होगा। फिर कह रहा है कि साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट नील। कह रहा है इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, ऑलमोस्ट नील है, 0 के बराबर है। चांस ऑफ द फेलियर थ्रू द मेथड ऑफ द आल्सो हाई। कह रहा है इसका फेलियर का जो भी चीज़ है बहुत हाई नहीं रहता, बहुत सारी चीज़ मतलब नील के बराबर है। अब बात करते हैं बैरियर का। बैरियर मेथड का मतलब रोकने का काम। तो कह रहा है कि ऐसा किया जाए ओवम को रोक दिया जाए या तो स्पर्म को रोक दिया जाए, दोनों को रोक दिया जाए फिजिकली मेथड या मीटिंग में, इसी को हम क्या बोलते हैं, बैरियर बोलते हैं। कह रहा है ये मेथड ऑफ अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। कह रहा है कि मेथड किसके किस अंदर है, बैरियर वाले, तो मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए है। तो मेल के लिए क्या है, कंडोम फॉर मेल और कंडोम फॉर फीमेल। तो ये याद रखिएगा, ये मार्केट में कंडोम के नाम से आता है। फीमेल का जो कंडोम होता है वो फेमीडोम के नाम से आता है। तो ये केवल 1 टाइम यूजुअल होता है, मतलब आप एक बार यूज करेंगे तो दूसरी बार यूज इसको नहीं कर सकते। लेकिन जो फेमीडम होता है उसको एक बार यूज करिए, फिर उसको धुल के, फिर उसको अच्छे से वॉश करके रख दीजिए, फिर दोबारा उसको यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जो मेल कंडोम होता है वो ओनली 1 टाइम यूजुअल होता है, लेकिन जो फेमीडम होता है मतलब फीमेल कंडोम होता है वो मल्टीपल टाइम यूज होता है। अब बात करते हैं हम अगला टॉपिक, अपने अगले टॉपिक की, जिसमें बोला गया है क्या, कंडोम के बारे में। तो कंडोम के बारे में क्या बोला गया, कह रहा है कि ये बैरियर मेथड होता है और थीन रबर का बना होता है, लैटिक्स
होते हैं। फिर कह रहा है यूज, ये क्या यूज किया जाता है, तो कवर करता है पेनिस को मेल पार्ट में, और फीमेल की बात करेंगे तो वेजाइना पार्ट को कवर करता है, सर्विक्स इन द फीमेल जस्ट बिफोर ऑफ द क्वाइटस, एंड एजुकुलेटेड सीमेन डू नॉट इंटर द फीमेल। कह रहा है कि जब एजुकुलेट होता है स्पर्म या सीमेन तो वो फीमेल के अंदर एजुकुलेट नहीं होता है, वो क्या करता है, बैरियर उसको स्टोर कर लेता है। फिर कैन द प्रिवेंट ऑफ द कंसेप्शन, जिसके मार्केट में किस नाम से आता है, तो निरोध। निरोध इज द पॉपुलर ब्रांड कंडोम फॉर मेल। कह रहा है कि यूज ऑफ कंडोम एंड इंक्रीज द रिसेंटली ईयर ऑफ द एडिशन बेनिफिट इन प्रोटेक्टिंग ऑफ यूजुअल कंट्रैक्टिंग एसटीआई एंड एड्स। कह रहा है कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो मेथड, वो बैरियर मेथड है। तो बैरियर मेथड में क्या है, कंडोम है। ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा आज यूज किया जा रहा है और मार्केट में एक ही नाम से बिकता है। पॉपुलर ब्रांड इसका क्या है, तो निरोध है, जो क्या करता है, तो एसटीआई मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाता है, या तो एड्स से भी बचाने का काम करता है। कह रहा है कि बोथ मेल एंड फीमेल कंडोम आर डिस्पोजल, कैन बी सेल्फ इंसर्ट एंड दे गिव द प्राइवेसी यूजर। कह रहा है कि जो मेल या फीमेल कंडोम होता है ये किसी दूसरे डॉक्टर की सहारा नहीं लेना पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। खुद जो कपल होगा वो क्या कर सकता है, इसका यूज कर सकता है। और ये डिस्पोजेबल भी है, मतलब ये नहीं है कि आप इसको यूज कर रहे हो तो ये सड़ेगा गलेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जब आप इसको डिस्पोज कर दोगे तो ये सड़ भी गल जाएगा। ये मतलब हर चीज़ों से सही है। फिर बात करता है कि इसमें द यूजर diaphragm and cervix cap and virtual also barrier made by rubber and insert by the female reproductive। कह रहे हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर क्या आता है, डायफ्राम। याद रखना फीमेल के अंदर क्या आता है, डायफ्राम करके एक आता है जो यूज किया जा सकता है। सर्वाइकल कैप आता है फीमेल के अंदर के लिए, फीमेल को यूज करने के लिए। और एक वेलुएट करके एक आता है। अब जो भी चीज़ें होंगे एक बार आप सर्च कर लीजिए गूगल पे। ये सारी चीज़ें किसके लिए आती हैं, तो ये सब रबर की बनी होती हैं। और कहाँ इंसर्ट करने के लिए बनी होती हैं, तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में। कह रहा है कि कवर बाय द सर्विक्स, इस किसको कवर करती है, सर्विक्स को, ताकि क्वाइटस के टाइम इसमें सीमेन अंदर ना जाए। दे प्रिवेंट ऑफ द कंसेप्शन ऑफ द ब्लॉकिंग ऑफ द इंटर ऑफ स्पर्म एंड सर्विक्स। कह रहा है कि रिजॉल्वल ऑफ द स्पर्मिसाइड क्रीम एंड जेली फोम एंड यूजली यूज द लॉन्गर ऑफ द बैरियर इंक्रीज देयर द कंसेप्टिव एफिशिएंसी। कह रहा है इसके अलावा भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं मार्केट में, जैसे क्या बोला है, स्पर्मिसाइडल, मतलब जो क्या करता है, जो सीमेन के अंदर स्पर्म होता है उनको किल कर देता है, मारने का काम करता है। जैसे कुछ जेली मार्केट में आता है, जिसे कह रहा है कि इसको यूज करने पे क्या होता है कि जो सीमेन उसके अंदर जाता है उसमें के जितने भी स्पर्म होते हैं उनको किल करने का काम करता है। और जो किल करने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मिसाइडल बोलते हैं। और ये एक तरह का क्रीम होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, स्पर्मिसाइडल क्रीम बोलते हैं। और जेली भी मार्केट में मिलता है। ये सारी चीज़ें यूज की जाती हैं ताकि सीमेन के अंदर जितने स्पर्म है उनको किल कर पाए, ताकि जब किल हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो उभम के पास कहाँ पहुँचेंगे, जब एक के पास पहुँचेंगे ही नहीं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। अनदर इफेक्टिव, आगे क्या बोला है, अनदर इफेक्टिव पॉपुलर मेथड, जिसको क्या बोला है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, IUDS बोलते हैं। कह रहा है कि एक और पॉपुलर मेथड है जिसको हम इंट्रा यूट्राइन डिवाइस बोलते हैं। कह रहा है दिस डिवाइस इज द इंसर्ट ऑफ द डॉक्टर, ये डॉक्टर के थ्रू ही लगाया जाता है यूट्रस के अंदर, वेजाइना के थ्रू यूट्रस के अंदर इसको फिट किया जाता है। इंटर द यूट्राइन डिवाइस इन प्रिवेंट द अवेलेबल ऑफ नॉन मेडिकेटेड यूएट। कह रहा है कि ये कोई मेडिसिन वाली चीज़ नहीं होती है, ये नॉन मेडिकेटेड IUD होता है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल दिया गया लीपर लूप बोला गया है। और कापर रिलीजिंग IUDS जो होते हैं, जिसको हम CUT बोलते हैं या CU7 बोलते हैं, मल्टी लोडेड 375, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, तो कापर रिलीजिंग IUDS का होता है। और यहाँ पे बोला नॉन मेडिकेटेड IUD का क्या होता है, लीपर लूप होता है। याद रखिएगा एक ही बस है लीपर लूप जिसमें नॉन मेडिकेटेड होता है IUD में, मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस में जो यूज किया जाता है। नॉन मेडिकेटेड में क्या आता है, तो लीपर लूप, ये भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा चुका है। और कापर रिलीजिंग IUD का एग्जाम्पल क्या होता है, तो CUT मतलब कापर टी, उसके बाद से CU7 मतलब कापर 7 मल्टी लोडेड 375, जो आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर कह रहा है कि हार्मोन रिलीजिंग IUD एंड प्रोजेस्टेट एंड LG20। तो कह रहा है अब याद रखिएगा कि IUD में कुछ हार्मोन रिलेटेड मेडिसिन हमारे पास हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेटेड या LG20 के नाम से मार्केट में आता है। IUD इंक्रीज द फेगोसाइट ऑफ स्पर्म,
within the uterus and CU iron release the suppress of sperm mobility fertile capacity and sperm। कह रहा है कि क्या करता है ये जितना भी होता है मतलब इंट्रायूट्राइन डिवाइस जितने भी होते हैं या हार्मोनल हो या नॉन मेडिकेटेड हो या मेडिकेटेड वाले हो, कह रहा है कि इसके अंदर क्या करता है ये, तो एक तरह से याद रखिएगा कि ये क्या होता है, इंक्रीज है फेगोस्टेटिस का। ये क्या करता है, स्पर्म को मारने का काम करता है, किल करने का काम करता है। लेकिन यहीं पे बात की है कापर, कापर क्या करता है, तो कापर कापर आयरन रिलीज करता है जो क्या करता है, सप्रेस कर देता है। जो स्पर्म बहुत तेजी से मूव कर रहे होते हैं उनकी मोबिलिटी रेट को कम कर देता है, जिसके वजह से स्पर्म ओवम तक नहीं पहुंच पाते हैं। फिर कह रहा है कि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो होते हैं इन एडिशन, आगे बात करते हैं, मेक द यूट्रस एंड unstable implantation and the cervix hostel and sperm। कह रहा है IUD that the idea contraceptive and the female who want to the delay pregnancy and space the child। कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि अगर इन चीज़ों को हम यूज करते हैं तो क्या करता है, ये प्रेगनेंसी को डिले कर देता है और बच्चे के बीच में गैप, मतलब मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ है और वो जैसे नहीं बोलते हैं कि एक बच्चा मेरा ये 2 साल का है, एक बच्चा 5 साल का है मान लो, तो 5 साल का, तो इसके बीच में कितने साल का गैप है, तो 4 साल का। तो ये गैप वाला जो फेज है, तो ये सारी चीज़ें यूज करने से क्या होता है कि दो बच्चों के बीच में गैप देखने को मिल जाता है। इट इज आल्सो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड इन कंसेप्टर इन इंडिया। कह रहे हैं कि ये बहुत वाइडली मतलब बहुत लंबा चौड़ा ये मेथड को यूज किया जा रहा है आज इंडिया में। फिर कह रहा है कि अब ओरल ट्रांसमिशन की बात की, आप देखना ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में बोला है कि द स्मॉल डज ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रॉन कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर कंट्रासेप्टिव मेथड यूज द फीमेल। कह रहा है कि ये जो होता है ओरल वाला, ये मेल के लिए नहीं होता है, फीमेल के लिए, ओनली फीमेल के लिए होता है। ये एक तरह का मेडिसिन होता है। इसको लेने से क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन आपने पढ़ा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का क्या काम होता है। एक तरह का हार्मोन होता है जो मैच्योर साइकिल को चलाते हैं, तो ये क्या करता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है, एक तरह से समझ लो कि गैपिंग कर देता है ताकि मैच्योर साइकिल डिले हो पाए या प्रॉपर वैसे चल ना पाए। फिर कह रहा है कि दे आर यूजली इन दिस टैबलेट। कह रहे हैं कि ये क्या होते हैं, टैबलेट होते हैं जो पॉपुलर इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, पिल्स बोलते हैं। कह रहा है पिल्स हैव द टेकन डेली। कह रहा है कि डेली कब तक लेना होता है, 21 दिन तक लेना होता है स्टार्टिंग टाइम में। फिर कह रहा है फर्स्ट के 5 डे जो मैच्योर साइकिल होता है उसमें नहीं लेना होता क्योंकि उस टाइम ब्लीडिंग पीरियड चल रहा होता है। फिर कह रहा है आफ्टर गैप 7 डे ड्यूरिंग द ईच मेच्योर साइकिल। कह रहा है कि कभी एक आध ऐसे भी टेबलेट होते हैं जो हफ्ते हफ्ते में 7 दिन लेने होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी टेबलेट है जो हफ्ते में एक ही टेबलेट लेना होता है। फिर कह रहा है इट इज द डिफरेंस सेम ऑफ द पैटर्न ऑफ द फीमेल डिस्क्राइब प्रिवेंट ऑफ द कंसेप्शन द inhibit the ovulation implantation with the alternate quality in the cervical म्यूकस प्रिवेंट ऑफ द रीड स्पर्म। कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि ओव्यूलेशन को ही क्या कर देता है, डिले करा देता है। देखो क्या लिखा है, इनहिबिट क्या करता है, किसको इनहिबिट करता है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या निकलता है, एग, इसको रोक देता है। इम्प्लांटेशन, मान लो यूट्रस का अगर फर्टाइल हो भी जाता है, फर्टिलेशन हो भी जाता है एग और स्पर्म का, तो क्या करता है, इम्प्लांट नहीं होने देता है यूट्रस के अंदर। जैसे यहाँ पे देख लो इम्प्लांट्स वाला ये क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है ये सारी चीज़ों को। और ये रहता है तो बॉडी के अंदर क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये दो हार्मोन्स होते हैं, दोनों को रिलीज करके डिस्टर्ब करता रहता है ताकि ओवुलेशन टाइम पे ना हो। जब ओवुलेशन टाइम पे नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। कह रहा आर द वेरी इफेक्टिव वाइड द लेस साइड इफेक्ट, इसका बहुत कम साइड इफेक्ट है। वेल द एक्सेप्टेबल इन फीमेल, फीमेल इसको इजिली एक्सेप्ट कर सकती है। जिसमें एक पहला ही एग्जाम्पल आता है सहेली, अभी हमने पहले ही पैराग्राफ में देखा था। कह रहा है कि जो सहेली होती है न्यू ओरल कंसंट्रेटिव होता है जो फीमेल के लिए है, नॉन स्टेरॉइडल है, मतलब इसमें कोई हार्मोन्स नहीं है। कह रहा है कि इसको वीक में एक टेबलेट खाना पड़ता है। वीक लिखा है ना, वंस अ वीक पिल्स। कह रहा है वीक में एक ही टेबलेट खाना पड़ता है और इसका वेरी फ्यू साइड इफेक्ट है, बहुत कम साइड इफेक्ट है और हाईली कंट्रासेप्टिव वैल्यू भी है इसका। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। और अगले की जब बात करते हैं तो क्या है, अब बात कर रहे हैं इसमें प्रोजेस्टेरॉन अलोंग टू द कॉम्बिनेशन विद द एस्ट्रोजन आल्सो यूज ऑफ द फीमेल इंजेक्शन ऑफ द इम्प्लांट ऑफ स्किन। कह रहा है कि स्किन के अंदर हम क्या करते हैं, जो इम्प्लांट वाला हम अभी दिखाएं एक फिगर ऊपर, उसको क्या किया जाता है कि जो ये आपका हैंड होता है, हैंड के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है या बॉडी पार्ट पे कहीं भी एक इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होता है उसको थोड़ा सा डिसबैलेंस करके रखता है ताकि टाइम पे एग रिलीज
ना हो पाए और स्पर्म उसको फर्टाइल ना कर पाए। फिर कह रहा है मेड ऑफ द एक्शन ऑफ द सिमिलर टू द पिल, जैसा पिल्स काम कर रहा था वैसा ही सेम ये भी काम करता है और ये भी इफेक्टिव होता है। कह रहा है कि मच लॉन्गर, ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है। कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन द प्रोजेस्टान एंड प्रोजेस्टान एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन IUDs 72 आवर कोइटस have been found to be as a very effective emergency contraceptive to the use of the avoid possible to pregnancy, rape and casual unprotected inquiters। कह रहा है कि इसके साथ साथ और भी पिल्स आते हैं जो हम जानते हैं कि 72 घंटे के अंदर खाने होते हैं, जो जिससे क्या होता है कि प्रेगनेंसी नहीं होती है। और ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, मतलब ये जो टेबलेट है जो भी चीज़ें यूज किया जाता है रेप के केस में, ताकि ऐसा कुछ केस देखने के लिए ना मिले। जिसको हमको मालूम है कि आपके मार्केट में जो टेबलेट आता है वो क्या आता है, अनवांटेड 72 के नाम से आता है। अब बात करते हैं सर्जिकल मेथड। अगर सर्जिकल मेथड की बात करते हैं, इसी को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो स्ट्राइजरेशन के नाम से भी जानते हैं। और हमें मालूम है कि इसमें दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है वेस्कोटॉमी और एक होता है ट्यूस्कोटामी, ट्यूकोटामी। तो इसमें क्या होता है, वेस्कोटामी मतलब वास्ट डिफरेंस को क्या किया जाता है, कट करके टाई कर दिया जाता है, मतलब सर्जिकल मेथड होता है। जिसकी वजह से यहाँ से एग रिलीज होता है और एग रिलीज होने के बाद से सॉरी स्पर्म रिलीज होता है, स्पर्म रिलीज होने के बाद से यहाँ से आगे नहीं जा पाता है। तो भले यहाँ से देखो वाइट चीज़ें डिस्चार्ज तो होंगी लेकिन उसमें स्पर्म नहीं रहेगा। फिर वही बात यहाँ किया जाता है कि यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है और टाई कर दिया जाता है। तो यहाँ से एग निकलता है, यहाँ पे आता तो होगा बट एग यहाँ नहीं आ पाएगा। तो स्पर्म कितना हो भी इसके अंदर आएंगे तो एग से मीटअप नहीं हो पाएगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब बात करते हैं, इसमें एक येलो कलर में ये चीज़ दिया गया है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। मेडिकल ट्रांसमिटेड ऑफ द प्रेगनेंसी की बात की गई है कि कौन से एक्ट में 2017 वाले में। वैसे पहले तो ये चीज़ें नहीं थी, नई वाली एनसीईआरटी में ऐड हुई हैं। इंस्टीटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द इंसर्ट ऑफ द रिड्यूसिंग ऑफ द इलीगल्स एबॉर्शन एंड, यही चीज़ें जो मैं बताया था कि ये क्यों क्यों बंद किया गया था, क्या था। तो इलीगल एबॉर्शन वाला जो हम अभी पहले ही टॉपिक पे बताए थे, ये इंडिया में कब लागू किया गया, तो सबसे एक्ट कौन 2017 वाले एक्ट में ये लागू किया गया था कि आप एबॉर्शन नहीं करा सकते हो। अगर एबॉर्शन आपको कराना है तो इसमें कितने कंसल्ट करने पड़ेंगे, तो कम से कम 2 डॉक्टर का कंसल्ट लेना पड़ता है। एक्ट ऑफ प्रेगनेंसी में भी ट्रांसमिटेड कंडीशन ग्राउंड ऑफ द फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी डेट द ओपनिंग ऑफ द वन मेडिकल, मतलब एक डॉक्टर से, अगर 12 वीक का है तो एक डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, तब उसका आप एबॉर्शन करा सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तब, यानी माँ के ऊपर खतरा होगा या बच्चे के ऊपर खतरा होगा, तब ये चीज़ों को आप करा सकते हो। मतलब ये सारे नियम बने हुए हैं। उसके बाद से प्रेगनेंसी है लिस्ट मोर देन 12, अगर 12 वीक से ज़्यादा प्रेगनेंसी है तो कम से कम आपको 2 डॉक्टर का कंसल्टेंट लेना पड़ेगा कि हाँ मदर का इसमें खतरा है। नहीं तो मदर अगर बेबी रहता है, अगर डिलीवरी केस होता है तो मदर का डेथ हो सकता है, तब 2 डॉक्टर का कंसल्ट लेना पड़ेगा, तब जाके इसका एबॉर्शन होगा। ये सारी कहानियाँ हैं, एक बार आप भी रीड कर लीजिएगा। आगे बात कर रहा है सर्जिकल इंक्रेटिंग ब्लॉकेज द गैमेट, वो क्या करता है, तो ब्लॉक कर देता है। क्यों ब्लॉक करता है, तो हमें मालूम है कि वास्ट डिफरेंशिया को जब कट कर देते हैं, बांध बांध देते हैं, तो स्पर्म आएगा ही नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्कोटॉमी बोलते हैं। अगर फीमेल के अंदर अगर फ्लोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं और बांध टाई कर देते हैं तो उसमें से एग नहीं रिलीज होकर आ पाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबकोटॉमी बोलते हैं। कह रहे हैं कि वेस्कोटॉमी है और स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंशिया कट ऑफ द रिमूव, वही चीज़ें जो भी बोले गए हैं। अब बात करता है यहाँ पे इसमें अब आपको क्या पढ़ना है। हम्म चलो इसको देखते हैं। इट द नीड emphasis of the selection and suitable contraceptive method of the use of the always of the consulting with of the qualified medical professional। कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि आप किसी से भी करा लोगे, मेडिकल जो अच्छा पढ़ा लिखा होगा, अच्छा डॉक्टर होगा लेवल का, उससे ये सारी चीज़ें होंगी। कह रहा है कि फिर मस्ट ऑफ द कंसल्टेटिंग इन द रेगुलर रिक्वायर्ड ऑफ द मेंटेनेंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फैक्ट ऑफ द practice the against of the natural reproductive event and concepting and pregnancy once of the force with the method of the pregnancy. This way pregnancy the personal seasons, no doubt widely of this the method has the significance checking uncontrolled growth population and how they are the possible ill effect like the nausea, abdominal pain, uh, breast through the bleeding and irregular menstruous cycle bleeding even the breast cancer and not the very sufficient to the more religion। सुन लो क्या बोला है। कह रहा है कि जितना भी हम पिल्स लेते हैं और जितना भी दवा हम लेते हैं उसका कुछ साइड इफेक्ट भी है।
साइड इफेक्ट में क्या हो सकता है, कह रहा है कि आप बीमार पड़ सकते हो, जैसे नोजिया। अगर आप दवा लेते हो तो क्या होगा, नाक से नाक का बहना, और एब्डोमिनल साइड में मतलब नीचे के साइड हमेशा दर्द रहना। फिर कह रहा है कि ब्रेक थ्रू द मतलब थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग होते रहना बॉडी से वेजाइना के थ्रू, इरेगुलर मेचुअर साइकिल का इरेगुलर हो जाना। फिर उसके बाद से कह रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर भी होना। आजकल आप जानते हो कि ये कॉमन प्रॉब्लम हो गया है ब्रेस्ट कैंसर फीमेल के अंदर। क्यों हो गया, क्योंकि आजकल लोग मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। और हर मेडिसिन का, क्योंकि ड्रग्स है तो हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है, तो ये क्या है, मेडिसिन के साइड इफेक्ट है। तो ये याद रखिएगा, जिसको हमको क्या करना है, ज़्यादातर कोशिश करना है कि इग्नोर करना है, हमको यूज ये ना करना पड़े। अब हमारा आता है अगला टॉपिक, एमटीपी क्या होता है। तो एमटीपी क्या होता है, तो मेडिकल ट्रांसमिटेड ऑफ द प्रेगनेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है एमटीपी का। कह रहा है कि ये क्या है, इंटरनेशनल एंड वैलेंसी ट्रांसमिटेड ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर फुल द टर्म इज कॉल्ड मेडिकल ट्रांसमिटेड ऑफ द प्रेगनेंसी बोला गया है। कह रहा है कि इंड्यूस द एबॉर्शन, इस भाषा में क्या बोला गया है, इंड्यूस एबॉर्शन के बारे में बोला गया है। कह रहा है कि 45 से 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। कह रहा है कि हर साल पूरे संसार में मतलब पूरे पृथ्वी पे 45 से 50 मिलियन लोग क्या करा रहे हैं, एबॉर्शन करा रहे हैं। कह रहा है कि अगर इसका डाटा निकाला जाए, रेशियो निकाला जाए, तो हर पृथ्वी के हर 5 लोगों में से एक लोग क्या करा रहे हैं, एबॉर्शन करा रहे हैं। प्रेगनेंसी हर डे के ये कहानी चल रहा है। कह रहा है कि वेदर एक्सेप्ट ऑफ द Lagrange MTP not being the dependent upon many quite due the emotion। कह रहा है कि बहुत जगह क्या है कि इन चीज़ों को देखने पे लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ है, या इथिकल है, रिलीजियस प्रॉब्लम, ये बहुत सारी चीज़ों को देखा गया है। और इस पे नियम गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंडिया गवर्नमेंट ने एमटीपी पे 1971 में क्या किया, स्ट्रिक्ट नियम बनाया, और इसको मिसयूज हो रहा था इन सारी चीज़ों से बचाने का काम किया। फिर कह रहा है कि क्यों किया, मालूम ही है, क्योंकि लोग देखते थे सबसे पहले कि मेल है कि फीमेल है, फीमेल है तो क्या कराते थे, देखो फीमेल है तो उसको एबॉर्शन करा के बाहर कर देते थे, मेल रहता था तो रखते थे लोग। अब कह रहे हैं कवर्सली आंसर टू गेट राइट द अनवांटेड प्रेगनेंसी। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि लोग चाहते नहीं हैं कि हमारा बच्चा पैदा हो। अब जैसे मान लो 1-2 बच्चे पैदा हो गए तो लोग कहते हैं, चाहते हैं कि हम नहीं पैदा हो, तो लोग क्या करते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी उसी को बोला जाता है। कह रहा है कि क्या हो रहा है, फेलियर इन कंसेप्शन ऑफ ड्यूरिंग द क्वाइटस एंड रेप। कह रहा है कि इसके साथ साथ क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग नहीं चाहते हैं फिर भी बच्चे प्रेगनेंसी हो जाती है, तो इसके लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। उसके बाद से आता है कि रेप, अगर कोई रेप केस है उसमें एमटीपी मेथड को यूज किया जाता है। फिर कह रहा है कि एमटीपी इज द एसेंशियल इन द शॉर्ट एंड वेयर कंस्टिट्यूशन प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल एंड इवन फीटस आइदर टू द मदर्स एंड फीटस आर बोथ। कह रहा है कि ये जो एमटीपी मेथड है ये बहुत खतरनाक मेथड है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा हार्मफुल मेथड है। ये अगर होता है तो या तो माँ का जान जा सकता है, मतलब जाने का खतरा रहता है, या तो बच्चे की जान जाने के खतरा रहता है, या तो दोनों लोग के जाने के खतरा रहता है। फिर कह रहा है एमटीपी कंसीडर ऑफ द रिलेटेड सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कह रहा है कि एमटीपी हम कब करा सकते हैं, तो जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा, क्योंकि आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा कि पहला जो बच्चा फर्स्ट टाइमेशन कितने दिन का होता है, 12 वीक वाला, वही कहानी जो चल रहा है उसी में सेफ रहता है। अगर उससे ऊपर बच्चा है, ये देखो 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, अभी हमने इसी येलो वाले लाइन में पढ़ा है, ऊपर वाले में देख लीजिएगा। तो कह रहा है कि हम कब एमटीपी कराएं तो सेफ रहता है, तो फर्स्ट टाइमेशन में जब अगर एमटीपी कराते हैं तो सेफ रहेगा मदर या बेबी या फीटस या मदर दोनों के लिए। और कह रहा है कि फर्स्ट टाइमेशन कितने दिन का होता है, तो 12 वीक का होता है। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, 12 वीक का कितना दिन होता है, ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। कह रहा है सेकेंड टाइमेशन, अगर सेकेंड टाइमेशन की बात करते हैं तो एबॉर्शन इज द मोर रिस्की। क्या हो जाता है, मोर रिस्की हो जाता है। तो सेकेंड कितने का था, अभी हमने देखा था 24 का था, 24 वीक वाला, देख लीजिएगा। अब कह रहा है कि ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड ऑफ द वेरी मेजॉरिटी ऑफ द एमटीपी परफॉर्म ऑफ द इलीगली एंड अनक्वालिफाइड यूज ओनली ऑफ द अनसेफ फूड टू द फेटल डू। कह रहा है कि अब देखो क्या कर रहा है, अब क्या है, अपने इंडिया की बात कर लेते हैं तो हमारे इंडिया में क्या होता है, एमटीपी इलीगल चीज़ें होती हैं, जैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, लोग या बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि लोग बिना शादीशुदा के कपल फेज में रह रहे हैं, उसके वजह से बहुत सारी चीज़ें होती है। तो लोग, अब देखो क्या है, एक पढ़ा हुआ डॉक्टर जल्दी नहीं करता है, तो जो नहीं पढ़ा हुआ है किसी डॉक्टर के साथ सीखा है तो क्या करता है, ये एमटीपी कर देता है।
तो उसको क्या मालूम है कि कितने टाइम में क्या हो सकता है और हमारे गवर्नमेंट क्या कर सकती है हमारे ऊपर। तो ये कह रहा है कि क्या है हमारे इस टाइम प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि इसको जैसे अनऑफिशियल तरीके से इस चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है पैसे के लिए केवल। अब कह रहा है कि मिसेस ऑफ द एमनियोसिस, ये देखो मिस यूज हो रहा था किसका, एमनियोसिस का, डिटरमाइन द सेक्स अनबर्न चाइल्ड के, इसमें किसका मिस यूज में क्या किया जा रहा था, तो सेक्स डिटर्मिनेशन का किया जा रहा था। अगर फीमेल रहती तो उसका एबॉर्शन करा दिया जाता था, और वही बॉय रहता तो उसको रखा जाता था। तो कह रहा है एमटीपी इज टोटली अगेंस्ट दैट इज लीगल। एमटीपी का क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दिक्कत, ये इसीलिए इंडिया में बैन किया गया, बैन है लेकिन तो फिर भी आपको मालूम है कि ये नियम 2017 वाला जो अभी हमने आपको दिखाया है वो लागू तो किया गया कि आप अगर फर्स्ट टाइमेशन का है, अगर मदर का खतरा है तो आप उसका एबॉर्शन करा सकते हो, लेकिन एक डॉक्टर का कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर 12 सेकेंड टाइमेशन का है तो दो डॉक्टर का परमिशन लेना पड़ेगा, तब आपको मतलब लीगल तरीके से ये चीज़ें होंगी। लेकिन आजकल कहाँ ये सारी चीज़ें हैं, पैसा दीजिए हर काम हो जाता है। आगे बात करते हैं। कह रहा है सर अब अगला हमारा जो आता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की बात आता है, जिसको हम STIs के नाम से भी जानते हैं। कह रहा है कि इन्फेक्शन की अगर हम बात करते हैं या डिजीज की बात करते हैं तो ट्रांसमिटेड ऑफ द थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स कलेक्टली इज कॉल्ड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसको STI के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि अगर सेक्सुअल कंटेक्ट बनाने के थ्रू अगर कोई बीमारी मतलब इन्फेक्शन या डिजीज फैलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, STI बोलते हैं। कह रहा है कि विसरल डिजीज, या तो हम उसको क्या बोलते हैं, विसरल डिजीज बोलते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, VD बोलते हैं, या तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, RTI बोलते हैं। जिसमें बीमारी कौन कौन से हो सकती है, गोनोरिया हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है, और जेनाइटिकल herpes हो सकता है, या क्लमाइडिस हो सकता है, या जेनाइटल वर्थ हो सकता है, या ट्रांसमिसिस हो सकता है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है, या तो कोर्स हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द डिस्कस इन्फेक्शन रिसेंटली ईयर HIV लीड टू द एड्स सम ऑफ द कॉमन STI among these HIV इन्फेक्शन मोस्ट डेंजरस डिजीज। इसको हम कहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, 7 में। तो कह रहा है कि STI में सबसे मोस्ट कॉमन डिजीज कोई है, सबसे ज़्यादा होने वाला बीमारी कोई है, तो HIV और एड्स से है, जिसका हम पूरा डिटेल किस में पढ़ेंगे, तो चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। तो ये याद रखिएगा कि STI में कौन कौन सी बीमारी होती है। STI में पहले आता, देखो STI में आता क्या है, तो एक देखो STI दिया है, एक VD दिया है। तो STI का फुल फॉर्म क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, और VD का क्या होता है, विसरल डिजीज होता है, और RTI का क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। तो कह रहे हैं इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो गोनोरिया एक बीमारी है, सिफिलिस एक बीमारी है, जेनेटिक हर्पिस एक बीमारी है, उसके बाद से अपना क्लाइडिस एक बीमारी है, जेनेटिकल वर्थ एक बीमारी है, ट्रोमिनेसिस एक बीमारी है, हेपेटाइटिस बी एक बीमारी है। और ये इनका क्योर है कि नहीं है, तो इसका भाई कुछ बीमारी है जो क्यूरेबल है, लेकिन अगर HIV की बात करें तो ये क्यूरेबल नहीं है, मतलब इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। अब देखो इसमें कुछ बोला गया है, सम ऑफ दीज इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी, HIV आल्सो द ट्रांसमिटेड शेयरिंग इंजेक्शन। देखो अब कैसे क्या बोला है, हेपेटाइटिस बी की बात करें, HIV की बात करें, कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाएगा। तो कह रहा है कि मान लो लोग ड्रग्स लेते हैं ना, जो बच्चे होते हैं देखोगे कि ड्रग्स ले लेते हैं लोग, तो इसमें क्या होता है कि वो बच्चे जब ड्रग्स लेते हैं तो उनके अंदर एक बच्चे से दूसरे बच्चे में भी जा सकता है ये बीमारी। उसके बाद से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मान लो किसी का ऑपरेशन किया गया, उसको HIV हेपेटाइटिस बी था, तो उसी से दूसरे को कर दिया गया, तो उसको भी हो सकता है, एक्सेट्रा दिया है। कह रहा है कि इन्फेक्टेड पर्सन ट्रांसमिटेड द ब्लड, या ऐसा हो कि जो इन्फेक्टेड हो और उसका ब्लड किसी हेल्थी पर्सन में चढ़ा दिया जाए तो उसको भी हो सकता है, या इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, अगर मदर के अंदर है, अगर मदर इन्फेक्टेड है तो बच्चा भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, एक्सेप्ट टू हेपेटाइटिस बी एंड जेनेटिक हार्पिस एंड HIV इन्फेक्शन। ये 3 ऐसी बीमारियां जो अगर मदर को हैं तो बेबी में चली जाएंगी। अदर डिजीज कंप्लीटली क्यूरेबल। इन तीनों को छोड़ के बाकी जितनी भी बीमारियां ऊपर हमने देखा है सब हम उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों को ठीक नहीं कर सकते हैं। इट द डिटेक्ट अर्ली ट्रांसमिटेड प्रॉपरली easily of the most of the minor and teaching fluid of the discharge and instantly pains swelling etc। कह रहा है कि और भी बीमारी अगर मान लो ये चीज़ें होती है तो क्या होगा, सबसे पहले आपको ईचिंग होगा अपने सेक्सुअल ऑर्गन के पास, फिर से फ्लूडिंग डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, स्लाइटिंग पेन, हल्का हल्का दर्द होने लगेगा, स्वेलिंग होने लगेगा, और भी सारे सिम्टम आपको देखने लगेंगे। और ये कहाँ देखेंगे, तो जेनाइटल रीजन के पास दिखेंगे। ये इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा फीमेल के अंदर देखने को मिलेगी, जो सिम्फेटिक और हेंस होता है। फिर कह रहा है मे द रिमेनिंग अनडिटेक्टेड फॉर द लॉन्ग
अगर ये ज़्यादा दिन तक रहता है तो फिर आगे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ऑन द लेस significant symptom of the earlier stage and infection of the social stigma and the STI detect are the infect infected to the form going to the detection of the proper transmitted and could be lead to the complication with the pelvic influenza disease, जिसको हम क्या बोलते हैं पीडीआई। तो याद रखिएगा पीडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लुएंसी डिजीज। क्यों बोला जाता है, ये पेल्विक रीजन में पाया जाता है। पेल्विक रीजन में क्या होता है हमारा सेक्स। अब यहाँ पे देखो क्या बोला, abortion, stillbirth, and contraceptive pregnancy and infertility, and even the cancer product of the tract. STI is the major healthy society। कह रहे ये सारी चीज़ें देखने के बाद सब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं क्या है। अब इसमें बचेंगे कैसे। अब देखो सबसे पहले सबसे ज़्यादा बीमारी किसके अंदर देखने की मिलती है, तो हमें मालूम 15 से लेके 24 साल, ये ऐसा एज होता है जिस टाइप पे हमारे बॉडी के हार्मोन्स टॉप लेवल पे होते हैं। हमको सोचने समझने की क्षमता कम होती है, हम ये नहीं जानते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए ये प्रोग्राम चलाया गया था ताकि अवेयरनेस आ पाए, बच्चे समझ पाए कि हमारी लाइफ में कैसे रहना है। ठीक है, एज ग्रुप इज आल्सो बिलोंग इन देयर द रीजन ऑफ द प्रिवेंशन इज पॉसिबल इट कुड द फ्री हैव द इन्फेक्शन इन फ्लू द सिंपल प्रिंसिपल बिलो। कह रहा है कि नीचे दिया गया है कि कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो पहले क्या दिया गया, अवॉइड द सेक्स अननोन पार्टनर एंड मल्टीपल पार्टनर। पहले तो हमको ये दिमाग में रखना है कि जो जो भी कपल है या जो भी इन्वायरमेंट में, तो 15 से लेकर 24 साल के जो एज में बच्चे हैं वो क्या करें, अवॉइड करें जिनको मतलब अननोन पार्टनर को या मल्टीपल पार्टनर से सेक्सुअल कांटेक्ट ना बनाए। उसके बाद से कह रहे हैं कि ऑलवेज ट्राई टू द यूज, जब भी आप सेक्सुअल कांटेक्ट बनाए तो क्या करें, कंडोम का यूज करें ड्यूरिंग द काइटिस के टाइम। फिर कह रहा है कि केस डाउट एंड वन शुड बी गो क्वालिफाइड डॉक्टर। अगर मान लो अगर कोई बीमारी या कोई भी आपको सिम्टम ऐसा दिखता है तो आप पढ़े लिखे मतलब जो वेल एजुकेटेड डॉक्टर हो उससे जाके कंसल्ट करें, मिले और उसका ट्रीटमेंट कराएं। अब अगला हमारा टॉपिक आता है इनफर्टिलिटी। अगर इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो जिसको हम लोग अपने गांव में क्या बोलते हैं, बाजपन। अगर कोई कपल है और उसका बेबी नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोग गांव में बाज बोलते हैं, लेकिन सिंपल से जानो इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इनफर्टाइल कपल बोले जाते हैं। इनफर्टिलिटी की बात किया है तो कह रहा है कि इसमें क्या हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लेके। कह रहा है इनकम्प्लीट विदाउट मेंशन ऑफ द इनफर्टिलिटी a large number of couple all over वर्ल्ड इंक्लूडिंग द इंडिया आर इनफर्टिलिटी। आज को सुन लेना, सबसे बड़ी बात है ना, आज के प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा अगर कोई केसेस देखने के लिए मिल रही है तो क्या देखने को मिल रही है, इनफर्टाइल वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। क्योंकि ज्यादातर ऐसे कपल हैं अपने इंडिया में जिनके बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे और वो लाखों करोड़ों रुपए उठा लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, लेकिन बेबी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो उसी को क्या बोला गया है, इनफर्टिलिटी बोला गया है। इसी को हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, इनफर्टाइल कपल से, जो हम लोग लिविंग वर्ड में भी पढ़े हुए हैं। दे आर, देखो क्या बोला है, दे आर अनेबल टू द प्रोड्यूस चाइल्ड स्पिरिट द अनप्रोटेक्टेड। कह रहा है कि इस जो अनफर्टिलिटी किसको हम बोलेंगे, किसको अनफर्टाइल वाली बात बोलेंगे, तो वो कपल जो बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। फिर कह रहा है सेक्सुअल या को हैबिटेशन। कह रहा है कि द रीजन फॉर दिस कुड मेनी फिजिकल एंड congenital disease drugs and immunologicals or even the फिजियोलॉजिकल। कह रहे ये सारी चीज़ें क्यों देखने को मिल रही हैं, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नशा करना, शराब पीना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी को बढ़ावा देती हैं। फिर उसके बाद से कह रहे हैं कि अगर हम इंडिया की बात कर लें तो फीमेल ब्लेम टू द कपल बिंग द चाइल्डलेस। सबसे ज़्यादा ये कहाँ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो फीमेल के अंदर देखने को मिल रहा है। और क्या बोला है, ब्लेम किया जाता है कपल बिंग, तो हमेशा किसको ब्लेम किया जाता है, फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है कि जो कमी है औरत के अंदर है मर्द के अंदर नहीं है। लेकिन आजकल ऐसे ऐसे टेक्निक चल गए हैं कि इस चीज़ों को पता किया जा रहा है। फिर कह रहा है कि बट मोर ऑफ्टन देन नॉट द प्रॉब्लम लाई टू द मेल पार्टनर। ये बोला जाता है ना, ब्लेम किया जाता है गांव के लोग। अगर मान लो किसी औरत का बेबी नहीं पैदा हो रहा है तो क्या बोलते हैं, मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो क्या बोलेंगे गांव के लोग, कि जो कमी है औरत के अंदर कमी है, मर्द के अंदर ऐसा नहीं है, दूसरी शादी कर लो। बहुत सारी कहानी आपने सुना होगा गाँव के अंदर। ये प्रॉब्लम में क्या बोला गया है यहाँ पे, यही बोला गया है कि हमेशा एक फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है और मेल को कभी ब्लेम नहीं किया जाता है। लेकिन कह रहा है कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर इंटू द इनफर्टिलिटी क्लिनिक एक्सेट्रा। लेकिन कह रहा है कि ऐसा नहीं है, आप इनफर्टाइल
फर्टिलिटी क्लिनिक जो भी बने हुए हैं आपके आसपास, वहाँ जाके आप चेक करा सकते हो कि प्रॉब्लम किस में है, क्या दिक्कतें हैं। उसके बाद से कह रहा है कि would help the diagnosis and correctivity transmit treatment and some of these disorders and enable this the couple to the have the children। कह रहा है कि आज हम इस सारे मेथड को यूज करके क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों को ठीक किया जा सकता है। such the such a correction not the possible, the couple would be assist have the children थ्रू द शॉर्ट एंड स्पेशल टेक्निक। कह रहा है कि कुछ टेक्निक है जिसकी वजह जिससे हम क्या कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी को ठीक किया जा सकता है, जिसमें बोला है कि एस्मिटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जिसको हम ART बोलते हैं। कह रहा है कि जिसमें क्या आता है, एक आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको हम IF, याद रखिएगा ART के ही अंदर ये सब आएंगे, IVF भी आएगा, ET भी आएगा और JIFT भी आएगा और IUT भी आएगा, यही सारे मेथड पूछे गए हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या देखना होता है, तो कह रहा है कि इसमें क्या किया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी मोस्ट ऑफ द सिंपल कंडीशन एज दैट द बॉडी। कह रहा है कि इसमें क्या किया जाता है कि एग और स्पर्म को दोनों को बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है और बाहर टेस्ट ट्यूब में इसको फर्टाइल करा लिया जाता है, फिर उसके अंदर इंड्यूस कर दिया जाता है फीमेल के अंदर। फिर अगला क्या बोला है, एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर का मतलब क्या बोला है, वन सच एज द मेथड। कह रहा है दिस मेथड ऑफ द पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम या ओवम वाइफ डोनर एंड फीमेल स्पर्म एंड द हस्बैंड डोनर मेल कलेक्ट इंड्यूस टू द जाइगोट अंडर द सिमुलेटेड कंट्रीब्यूशन ऑफ द लेबोरेटरी। कह रहा है कि क्या किया जाता है कि मेल के अंदर से, देखो ET क्या होता है, ET मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या होता है, तो क्या किया जाता है, फीमेल के अंदर से एग निकाला जाता है और मेल के अंदर से स्पर्म निकाला जाता है और दोनों को टेस्ट ट्यूब में फर्टाइल कराया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद से उसको जाइगोट में कन्वर्ट हुआ, मतलब जाइगोट तक वेट किया जाता है। जब जाइगोट बन जाता है तो उसको क्या किया जाता है, एम्ब्रियो स्टेज में, मतलब 8 ब्लास्टोमियर जिसको हम बोलते हैं, कह रहा है कि उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है फ्लोपियन ट्यूब में। और फ्लोपियन ट्यूब में जब उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है फिर वो बेबी, मतलब वो औरत जो होती है क्या होती है, प्रेगनेंसी कंसीव करने लगती है, फिर धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होने लगता है, फिर बेबी प्रोड्यूस हो जाता है। ये कुछ मेथड है। फिर यहाँ पे बोला है कि ZIFT क्या होता है, जाइगोट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर। सिंपल से याद रखो ना, जाइगोट की बात किया ना, तो जब वो जाइगोट वाला स्टेज में होगा तब उसको इम्प्लांट कर दिया जाएगा फ्लोपियन ट्यूब में। फिर कह रहा है कि एम्ब्रियो विद द मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, जब 8 ब्लास्टोमियर से ऊपर हो जाता है तो क्या कराया जाता है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कराया जाता है, जो क्या है कम्प्लीटली फर्दर द डेवलपमेंट। फिर कह रहा है कि जब एम्ब्रियो की बात किया, एम्ब्रियो फॉर्म इन वीवो, याद रखिएगा इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमिट फीमेल एंड आल्सो यूज ऑफ द सच ट्रांसफर ऑफ द एसोसिएट दिस द फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। कह रहा है कि और क्या किया जाता है कि जो देखना, इन वीवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फीमेल के अंदर से एग निकाला जाता है और उसके हस्बैंड से स्पर्म कलेक्ट किया जाता है और उसको फर्टाइल करा के, और जैसे किराए पे कोख लेना, किराए मतलब दूसरे औरत के अंदर किराए पे कोख जिसको हम लोग बोलते हैं, पैसा देके, और उसके अंदर क्या करते हैं, अपने बेबी को प्रोड्यूस कराते हैं, जिसमें हम सबसे ज़्यादा हमारे फिल्म इंडस्ट्री वाले ही कराते हैं। हमको आप लोगों को भी मालूम होगा कि पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट थी नहीं लेकिन फिर भी इनके बच्चे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रहे हैं आजकल लाइफ दुनिया में। कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ द ओवम कलेक्ट ऑफ द डोनर एंड फ्लोपियन ट्यूब, जिसको हम क्या बोलते हैं, GIFT। कह रहा है कि गैमिट इंट्रा फ्लोपियन ट्रांसफर। कह रहा है कि अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड द सुटेबल इन्वायरमेंट फर्टिलाइजेशन एंड द फर्दर डेवलपमेंट अनदर मेथड अटेम्प्ट। कह रहा है कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI बोलते हैं, जिसको स्पेशलाइज द प्रोड्यूस ऑफ द एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी विच स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट टू द ओवम। क्या किया जाता है, स्पर्म को निकाला जाता है और डायरेक्ट ओवन के अंदर फिट कर दिया जाता है, मतलब एग जो होता है एग के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है। उस मेथड को क्या बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं, जिसको ICSI के नाम से जानते हैं। और जी देखो गैमिट क्या करते हैं, गैमिट को ट्रांसफर कर देते हैं हम फ्लोपियन ट्यूब के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, GIFT बोलते हैं इस मेथड को। आगे बोल रहा है कि इनफर्टिलिटी केस आइदर द inability male partner inseminate the female due to the very low sperm and inject of the correction of the आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कह रहा है कि अगर कोई मेल पार्टनर है और मतलब दो कपल हैं जिस मेल पार्टनर के अंदर जो स्पर्म
मोबिलिटी है, मोबिलिटी रेट कम है, तो उसको क्या किया जाता है, डायरेक्ट फीमेल के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड से, टेक्निक के मेथड से उसके अंदर इंड्यूस कर दिया जाता है। फिर कह रहा है इन दिस टेक्निक इन द सीमेन कलेक्ट देयर फ्रॉम द हस्बैंड, क्या किया जाता है, हस्बैंड से कलेक्ट किया जाता है, और हेल्दी डोनर आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस ऑफ द वेजाइना, वेजाइना के थ्रू यूट्रस में छोड़ दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं IUI, मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं, फीमेल के अंदर जब छोड़ा जाता है तो। फिर कह रहा है थ्रू द ऑप्शन द मेनी ऑल द टेक्निक ऑफ द रिक्वायर्ड एक्सटेंडली हाईली हाईली द स्पेशलाइज प्रोफेशनल ऑफ द एक्सप्रेसिव ऑफ द इन इंस्ट्रूमेंटेशन। क्या कह रहा है कि कह रहा है कि जितना भी आप ऊपर मेथड पढ़े हुए सब कहीं ना कहीं हाईली यूजफुल है, और हाईली यूज मतलब वर्क भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये वर्क नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे ये मतलब हाईली वर्केबल है। ठीक है, दिस फैसिलिटी ऑफ द प्रिवेंट द अवेलेबल ऑफ द फ्यू इन द सेंटर ऑफ द कंट्री, कह रहा है कि लेकिन जितने भी मेथड हर जगह नहीं पाए जा रहे हैं, कंट्री के कुछ ही जगह पे ये चीज़ें पाई जाती हैं। कह रहा है बेनिफिट ऑफ द अफोर्ड ओनली ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, ये लेकिन अफोर्ड सब लोग नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो कुछ ही पीपल ये चीज करा पाते हैं। फिर कह रहा है कि इमोशनल, क्योंकि अब इसके बाद भी अभी रीजन क्या है कि कुछ लोग ऐसे नहीं कराते हैं कि इमोशनल, उनका इमोशनल अटैचमेंट होता है, या रिलीजियस उनका खराब हो सकता है, या सोशल फैक्टर की वजह से नहीं कराते हैं कि ऐसा करा लिए ये करा लिए, फिर से डिटरमाइन द एडाप्टेशन ऑफ देयर मेथड, ये बहुत सारी चीज़ें कैसे देखने के लिए मिल जाती हैं। फिर कह रहा है कि अल्टीमेट ऑफ द एम ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर इन द हैव चिल्ड्रेन द इंडिया हैव द मेनी occurrence in this destitute children, so how to the probably survive till the maturity unless taken care, and our law permitted legal option and as it the best of the method of the couple looking for the परमानेंट वोट। कह रहा है कि ये जितने भी मेथड है कहीं ना कहीं सबको गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, परमिशन दे रखा है, ये कहीं ना मतलब जितने लोगों की कमियां हैं उनको पूरा किया जा सके, और कहीं ना कहीं उनका एक हैप्पी लाइफ रह पाए। तो ये हमारे वुमेन हेल्थ डिजीज के चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे। थैंक यू फॉर वाचिंग। आगे हम लोग मिलेंगे फिर क्लास 11 का थर्ड चैप्टर में, क्योंकि नहीं थर्ड नहीं, फोर्थ चैप्टर में, क्योंकि हमारा वहाँ पे है एनिमल किंगडम। अब हम लोग को एनिमल किंगडम पढ़ना है। हम लोग ऑलरेडी इस चैनल पर आपका लिविंग वर्ड का मिल जाएगा, लिविंग वर्ड पढ़ चुका है चैप्टर। उसके बाद से आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मिल जाएगा, प्लांट किंगडम का मिल जाएगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, और क्लास 12 का आपको थर्ड चैप्टर जो मैं आज अपलोड ही कर दिया हूँ, और अगला चैप्टर आपका मिल जाएगा एनिमल किंगडम। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।